नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे रीट यूपी टेट एमपी कांस्टेबल 2021 के लिए साइंस यानी विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्नों का संग्रह। ये जो हम संग्रह यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस का, ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेगा। इनके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक लेवल से भी हैं और कुछ फैक्ट लेवल से भी दिए गए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए आइए हम शुरू कर देते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी की गई है, ठीक है ना। यानी कि सरकार जो है शौचालय बनाने की जो राशि देती है वो कितनी देती है। तो इसका जो साधारण सा आंसर है वो क्या रहेगा, 12,000। जो अपनी भारत सरकार है उसने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या किया है कि भाई व्यक्तिगत जो शौचालय हैं, यानी हर एक व्यक्ति के लिए शौचालय निर्माण के लिए और उसको उपयोग करने के लिए 12,000 की राशि देने का प्रावधान किया है, ठीक है। जिसमें कि जो केंद्र सरकार यानी जो केंद्र सरकार है उसका 60% रहेगा, ठीक है। मतलब 60% जो है वो देगी अपनी कौन, केंद्र सरकार, और जो 40% इसमें से रहेगा वो रहेगा राज्य सरकार का। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 60% है अपना केंद्र का और 40% रहेगा राज्य का। टोटल मिलाकर 12,000 की राशि का प्रोत्साहन राशि यहाँ पे प्रावधान किया गया है भारत सरकार द्वारा शौचालय बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 122 नंबर का है। डायरेक्ट मैंने नंबर वाइज नंबर ही लिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस के, है ना। तो चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यानी कि न्यूटन से पहले भी किसी ने बताया था कि भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी वस्तुएं क्या होती हैं, ज़मीन पर आकर गिरती हैं, ठीक है। तो अब ये किसने बताया था, तो भाई ध्यान रखिए ये बताया गया है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया है, सर्वप्रथम ये बताया था कि भाई पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकती है, आकर्षित करती है, ठीक है। और ज्ञात हो कि भाई आपको कि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर काल के एक क्या थे, महान खगोल शास्त्री रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, ये गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। आप ये भी ध्यान रखिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, यानी कि ब्रह्म सिद्धांत भी कह देते हैं हम इसको, इसकी रचना इन्होंने की है। और न्यूटन ने तो 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम बाद में दिया था, ठीक है। 1687 में दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, किसने, न्यूटन ने। बाकी ब्रह्मगुप्त आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने शुरुआत कर दी थी पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने की, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या पहले जितनी रहेगी, या कोई प्रभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हमको बताना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, देखिए यदि हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का तापमान जैसे कि जो हवा होती है अगर वो गर्म होने लगे, तो गर्म होती है तो क्या होता है कि भाई उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है उस समय वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। मतलब जैसे आप मान लीजिए गर्मी पड़ रही है तो पानी जलवाष्प बन के उड़ने लगता है ऊपर, तो बादल होते हैं या हवा होती है क्या करती है, पानी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जलवाष्प के रूप में ग्रहण करने लगती है, तो क्षमता बढ़ती है जलवाष्प ग्रहण करने की, ठीक है। अगर इसके विपरीत मान लीजिए एकदम जब अचानक से तापमान गिर जाए, जब तापमान अचानक से गिरता है तो उस समय फिर अचानक से ये क्या होती है, आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती है। जैसे ठंडा हो जाता है मौसम अचानक से, तो आर्द्रता एकदम ग्रहण नहीं कर पाता है मौसम, अपना जो वायुमंडल होता है, तो उस समय पानी क्या होने लगता है, पानी गिरने लगता है, यानी कि बारिश होने लगती है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए आप कि तापमान जब बढ़ता है हवा का तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और यदि तापमान एकदम अचानक से घटेगा तो आर्द्रता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्षमता आर्द्रता ग्रहण करने की। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, तेज हवा वाली जो रात्रि है उसमें ओस क्यों नहीं बनती है। तो ओस इसलिए नहीं बनती है कि भाई वहाँ पे क्या होता है कि जो तेज़ हवा होती है, ठीक है, अब उसमें रात्रि है और रात्रि में तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो तेज़ हवा के कारण क्या होता है वहाँ पे जो बाष्पन की दर होती है, तेज़ हवा के क्या होता है कारण, जो बाष्पन की दर होती है यानी बाष्प ग्रहण करने की या बाष्प बनाने की जो दर होती है वो तो क्या होती है, तेज़ हो जाती है यानी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि कण वहाँ के विचलन करने लगते हैं, सभी तेज़ हवा के कारण गर्म हो जाती है एक तरह से वायु भी जो है, ठीक है ना। तो गर्म वायु हो जाती है, उस वजह से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, बाष्पन ग्रहण करने लगता है वायुमंडल, ठीक है। और
इस वजह से क्या होता है, बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि तेज हवा चलने से बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा आंसर रहेगा इसका भी। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिघटना का परिणाम है। तो कौन सी परिघटना है जिसके कारण जो झाग होता है पानी का उसमें रंग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना, चमकदार रंग बनने लगते हैं। तो कौन सा कारण उसका, तो भाई उसका आप ध्यान रखेंगे बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुब्बारे होते हैं, या गुब्बारे कह रहा हूँ भाई, एक तरह से झाग के जो छोटे छोटे गोले बनते हैं उनमें जो रंग आता है वो आप ध्यान रखेंगे परावर्तन के कारण एक तो, और एक व्यतिकरण के कारण आता है। परावर्तन हम जानते हैं भाई, ठीक है ना, किसी भी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना परावर्तन होता है। तो बहुलित मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन यहाँ पे हर एक दिशा में होता रहता है, इसलिए वो कलर यहाँ पे दिखाई हमको देते हैं। ठीक, और व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण होता है कि भाई जब कोई समान आवृत्ति की किरणें आती हैं, मान लो तरंगें आती हैं, समान आवृत्ति की इस तरह से तरंग आती है और वो किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जो तीव्रता होती है तरंगों की वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो ऐसी कुछ बात आप ध्यान रखना है, परावर्तन और व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन में झाग चमकदार दिखाई देता है। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य। अब इसका उत्तर आपको देना है। देखिए कि जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो आवाज़ का तारतम्य होता है। अब तारतम्य क्या होता है यहाँ पे, तारतम्य मतलब होता है पिच लेवल इसको हम कहते हैं, जिससे कि आवाज़ का मोटा होना और पतला होना पता चलता है। ठीक है, तो यदि तारतम्य यानी कि तारतम्य यदि ज़्यादा है तारतम्य यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे आवाज़ कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और यदि तारतम्य कैसा है, कम है, तो आवाज़ कैसी हो जाती है, वहाँ पर मोटी हो जाती है। तो देखा होगा आपने कि स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, उसका कारण ये है कि वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है इनका तारतम्य क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा ए नंबर का, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि दूर संचार प्रसारण के लिए प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्रामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, अब ऐसा कौन सा उपग्रह जो उस कक्षा में होता है, कब होता है, और ठीक है ना, तो इसका हमें आंसर देना है कि कब होता है। इसके ये कुछ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है भाई उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद नीचे देखिए उनके हमें आंसर्स देना है। ठीक है, कौन कौन सा सही है इसमें से वो हमको बताना है। तो पहली चीज़ तो भाई जो संचार के साधन के रूप में उपग्रह प्रयोग किया जाता है, संचार यानी कि संचार के माध्यम होते हैं अपने उपग्रह, तो उसकी पहली विशेषता क्या है भाई, पहली विशेषता तो ये है कि कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। कक्षा कैसी होती है, भूतुल्यकालिक होती है नहीं होती है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल होती है। ठीक है ना, तो इसमें भूतुल्यकालिक होती है, पहली चीज़ तो ये तुल्यकालिक उपग्रह की बात चल रही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही है, वृत्ताकार भी रहेगी। इसके बाद कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, यानी जो पृथ्वी होती है उसकी जो भूमध्य रेखा है, ये इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमता है अपना तुल्यकालिक उपग्रह होता है। ठीक है, लगभग उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है ना, वृत्ताकार भी होगी, तुल्यकालिक भी होती है मतलब समान समय की। ठीक है ना, मतलब ज़मीन के बिल्कुल समान घूमता है, जैसे कि मतलब 24 घंटे में पूरी पृथ्वी घूम जाती है, उसी तरह से ये तुल्यकालिक उपग्रह भी 24 घंटे में पूरा परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, अपने अक्ष पर। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर था वो ए होगा, 1 2 3 वाला। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि मेंज विद्युत प्रदाय में, जो मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। ठीक है, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब फ्यूज से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो हमको बताना है। ठीक, तो देखिए पहला है कि मेन स्विच से ये समानांतर जुड़ा होता है। जो मेन स्विच होता है क्या, उसके हम समांतर इसको जोड़ते हैं फ्यूज लगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये मुख्य रूप से मिश्र धातु यानी रजत मिश्र धातु का बना होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल मिश्र धातु का नहीं होता है। इसके बाद इसका गलनांक निम्न होना चाहिए,
क्या इसका जो गलनांक होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए क्या? जो हम फ्यूज प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सुरक्षा युक्ति के रूप में, तो उसका क्या गलनांक निम्न होना चाहिए। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो निम्न में से कौन से इसमें सही उत्तर होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जो फ्यूज तार होता है उसका निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है। जो फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण भाई अधिक जो विद्युत के प्रवाह हम करते हैं ना, प्रवाहित की जाती है अधिक विद्युत, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये गर्म होकर पिघल जाता है। जैसा कि हमें पता है कि भाई सामान्य रूप में जो फ्यूज होता है उसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत उपकरणों में लगाया जाता है। ये फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। जो फ्यूज होता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि उसका निम्न गलनांक होना चाहिए ताकि वो पिघल कर बीच बीच में जैसे प्रवाहित करें धारा, तो उसको गर्म होकर क्या हो जाए, पिघल जाता है उस वजह से, ठीक है ना। तो ये फ्यूज से संबंधित है, क्यों वहाँ पर निम्न गलनांक का आवश्यक होना जरूरी होता है उसमें, ठीक है। देखिए तो इसका कौन सा आंसर, निम्न गलनांक का होना आवश्यक है, फ्यूज से संबंधित ये कथन जो है सही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें हम अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। जो वनस्पति घी होता है यानी पेड़ पौधों से संबंधित जो घी होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमें बताना है किसका बनाया जाता है। तो ये भाई ध्यान रखिए आप, हाइड्रोजन से बनाया जाता है ना। तो ऐसे कुछ ग्लिसराइड होते हैं जो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, ठोस हो, है ना, वे बसा तथा जो द्रव हों वे तेल कहलाते हैं। जो बसा में हों और द्रव में हों, सामान्य अवस्था में ठोस में हों, तो वो तो क्या होते हैं, तेल होते हैं। जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो वनस्पति घी बनता है, ठीक है। यानी कि निकल के उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब तेलों में हम ये निकेल को प्रवाहित करते हैं गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो वहाँ पर वनस्पति घी बन जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो हमें घी प्राप्त होता है वनस्पति, वो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के कारण प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन गैस की वजह से, ठीक है। और निकेल उत्प्रेरक वहाँ पर होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है ना, जीव का उदाहरण है। तो कौन सा यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे जो जैसे कि पहला यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इसके बाद देखिए तीनों तो हैं ही, एक कोश की जीव तीनों ही हैं ये, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा बैक्टीरिया भी होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को एक तरह शैवाल से छोटा होता है एक तरह से, ठीक है ना, तो साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। तो ये भी क्या है, एक कोश की हैं, तो सभी ये एक कोश की हैं। इसका सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है, इनमें जड़ कौन सी नहीं है। क्या गाजर जड़ नहीं है, मूली जड़ नहीं है, अदरक जड़ नहीं है, या चुकंदर जड़ नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है सी, यानी जड़ कौन नहीं है यहाँ पे, अदरक नहीं है। अदरक क्या होता है, तना होता है, ठीक है ना, तो अदरक जड़ नहीं है ना। बाकी ये गाजर हुई, मूली हुई, चुकंदर हुई, ये जड़ होती हैं, जड़ के रूप में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है ना, जड़ होती हैं ये। इसके बाद देखिए हम अगला देखें तो मानव के सूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ठीक है, तो किस पदार्थ से बनती है वो हमें बताना है। तो देखिए यूरिक जो एसिड होता है, ये यूरिया यूरिक एसिड के विखंडन से बनती हैं, ठीक है, यानी यूरिया एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड से जो ना यूरिया का निर्माण होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिए, यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। और यहाँ पे सूत्र की जगह पे मूत्र कर लेना आप, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है। तो जो MMR वैक्सीन होती है वो किस रोग से संबंधित नहीं होती, तो इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए भाई पोलियो से संबंधित नहीं है MMR वैक्सीन, ठीक है, क्योंकि MMR जो वैक्सीन है वो पोलियो रोग से संबंधित तो है नहीं। और MMR का जो मतलब होता है वो क्या होता है भाई, मतलब होता है इसका मम्स, मीसल्स और रुबेला। तो इसका जो सही मतलब होता है वो क्या होता है, मम्स, मीसल्स और रुबेला। जो MMR का सही रूप है वो क्या है, मम्स,
मीसल्स और रूबेला, ठीक है। मीसल्स, मम्स और रूबेला वायरल होते हैं एक तरह से, ठीक है ना, वायरल्स या वायरस कहते हैं हम एक तरह से। और इन बीमारियों के लिए टीकों का आविष्कार होने से पहले वे आमतौर पर बच्चों में हुआ करते थे। यानी ये तीनों जो बीमारियाँ हुआ करती थी, मीसल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है, तो ये बच्चों में हुआ करती थी। इन बीमारियों के गंभीर परिणाम हो सकते थे उस समय। तो एमएमआर आमतौर पर 9 महीने के पूरा होने के बाद दिया जाता है और 12 महीने से पहले, और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने के बीच दी जाती है ना। तो ये कुछ इसकी प्रावधान है, यानी इसमें कुछ विशेषताएं हैं कि 24 महीने के बीच में इसको 16 से 24 महीने के बीच में भी दे देते हैं। तो पोलियो संबंधित नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी इन सभी संबंधित है खसरा, मीजल्स और कर्णफेर, ठीक है, ये इन्हीं के नाम थे। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो अंतरिक्ष में कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं पाई जाती, जैसे कि पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर या ब्रिटल स्टार। तो इनमें से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो इसका जो सही होगा वो कौन सा होगा बताइए आप। तो अंतरिक्ष में कौन सा नहीं पाया जाता है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्रिटल स्टार जो है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्रिटल स्टार का संबंध क्या है, स्टार फिश से है, ठीक है, तथा ये इकानोडर्मे संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, ब्रिटल स्टार एक तरह से बायोलॉजी का सब्जेक्ट है एक तरह देखा जाए तो। बाकी पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर, ठीक है ना, ये सभी क्या अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। ये बात ध्यान रखने वाली हो गई आपके लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर सामने है। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है ना, यानी कि रूप के तौर पर आप आकलन कर सकते हैं। तो कौन सी विशेषता है जो रूपात्मक है, तो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए आप इसमें बताएंगे आंसर क्या, कि इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्या ये हो सकता है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए रूपात्मक आकलन ज़्यादातर विज्ञान में तभी किए जाते हैं जब विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करना हो, यानी विकास करना हो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। रूपात्मक आकलन के अंदर ध्यान रखिए आप कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो विज्ञान में योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए, ठीक है ना। किस पर बल देना चाहिए, क्या अवलोकन कौशलों का आकलन करने पर, या विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर, या मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने पर, या फिर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने पर। तो किस पर दिया जाना चाहिए बल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर का, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर ध्यान देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो 137 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, विज्ञान में आकलन के लिए विद्यार्थियों की डैश डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो कौन सी ऐसी योग्यता है विद्यार्थियों की जिस पर परीक्षण पर हमें ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा देखिए वो होगा डी। अब डी क्यों हो रहा है, देखिए दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो भाई बच्चे जब दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को या समझ को व्यवहार में लाने लगेंगे तो उससे क्या होगा, उनका विकास ऑटोमेटिक ही होने लगेगा, ठीक है। तो ये परीक्षण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, विज्ञान से संबंधित है ये, इसलिए ये डी नंबर का आंसर इसका होगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, व्यवहार में लाने की ये परीक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों का दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं को व्यवहार में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में व्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी तकनीक ऐसी है जो सबसे अधिक उपयुक्त होगी, ठीक है ना, विज्ञान शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी अवलोकन। तो अवलोकन का मतलब यहाँ पे जो जाएगा बच्चों का जो कार्य हो रहा है उन सभी चीज़ों का हमें अवलोकन करना चाहिए। तकनीकी सबसे अधिक उपयुक्त होती है यहाँ पे, है ना, अवलोकन की। तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा यहाँ पे सभी बच्चों के लिए कि उनका अवलोकन करते रहना चाहिए बीच बीच में।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न जिसमें किसी प्रकार कोई अंत नहीं है, आप किसी तरह से लिख सकते हैं। तो व्याख्या दीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया है। इसके बाद चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती। या फिर अगला है कि भाई दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या दीजिए। तो अब यहाँ पे 4 प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है ये हमें बताना है। तो भाई यहाँ पे मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है, तो मानने के बाद बच्चे स्वयं अपने कुछ भी मानकर और अपने हिसाब से क्या दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। तो अब ढकने के बाद क्या होता है, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। या मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, या मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो 40 यानी कि इस पूरे में से चारों क्वेश्चन ऑप्शन में से कौन कौन से सही होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो चीज़ हमको यहाँ पे बताना है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर का, केवल कथन ए अवलोकन करता है। यानी कि कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। हमें पता है भाई मोमबत्ती अगर जल रही हो और उसको अगर अपन ढक दें और उसके अंदर अगर बिल्कुल भी हवा नहीं पहुँच रही है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ जो है बुझ जाएगी। ठीक है ना, यानी मोमबत्ती बुझ जाएगी कुछ समय बाद। राइट आंसर इसका केवल ए नंबर का होगा। इसमें केवल कथन, सभी कथन इसमें, ठीक है ना, यानी इसका बी नंबर का है आंसर। क्या है, बी नंबर का है, कथन ए अवलोकन करेगा इसमें केवल। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है। तो जीवाणु जो कोशिका होती है उसमें सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सूत्र कणिका की जो संख्या होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या क्या होती है, 0 होती है। जीवाणु का जो पूरा शरीर एक कोश की होता है हम जानते हैं। इसके जो चारों ओर हम देखें तो कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है और ये प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है हम जानते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो किसी प्रकार सूत्र कणिकाएँ का निर्माण नहीं होता है, संख्या 0 होती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, मूल्यांकन करना है विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का। ठीक है, मतलब बच्चे के कौशल किस तरह के कहाँ के विषय में हैं उनका उसे मूल्यांकन करना है। तो कौन सा साधन इसमें सबसे अच्छा बेहतर होगा तो वो हमें बताना है। तो इसका देखिए नाम से लग रहा है भाई प्रेक्षण सूची। तो प्रेक्षण किसका कैसा प्रेक्षण, या प्रेक्षण किया जाएगा तो किसने कैसा क्या आंसर निकाला, क्या निष्कर्ष निकले, ठीक है, क्या प्रयोग किया गया, तो प्रेक्षण सूची यहाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है। यहाँ पर गुणात्मक परीक्षा कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो गुणात्मक परीक्षा जो है यहाँ पर कौन सी नहीं है, देखिए गुणात्मक परीक्षा में आ जाएगा आपका इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत नहीं आते। बाकी निरीक्षण करना गुणात्मक परीक्षा है, रेटिंग स्केल का प्रयोग करना ये भी एक क्या है, गुणात्मक परीक्षा है। जांच सूची तैयार करना ये भी गुणात्मक परीक्षा है। बाकी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो अपने इस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखें तो एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है कि एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। ये देखा गया कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई आपका कितना, डी नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा परिकल्पना करना। यानी ये एक परिकल्पना चल रही है एक तरह से। ठीक है ना, तो परिकल्पनात्मक कौशल का यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चे सोचें इसको ज़्यादा।
ठीक है। इसके बाद एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, क्या होगा भैया? आपने देखा वो बैठे के झूलते हैं तो लंबे लंबे झूल जाते हैं, लेकिन खड़े हो जाते हैं तो आवर्तकाल में कमी आती है एक तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, झूला धीरे धीरे झूलना चालू हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। जब हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। या तीसरा है कि भाई दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। या सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं वो चीज़ हमें वहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर का। ठीक है, तो सी नंबर का जो इसका आंसर होगा वो राइट होगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद देखिए निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तो ताप प्रवाहित किसके कारण हो जाता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो ताप जो प्रवाहित होता है वो हो जाता है, इसका जो आंसर है वो है तापमान। ठीक है, किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तापमान के कारण। तापमान जैसा होगा वैसा ही ताप होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ़ कैसे पिघल जाती है, कहाँ से पिघलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर का, सबसे निचले स्तर से शुरुआत होती है, सबसे निचले स्तर से पिघलने की। ठीक है, इसके बाद क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका क्या कारण है? तो भाई इसका कारण सीधा सा सिंपल है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। यानी दोनों आँखें होने से क्या होता है, आपको गहराई और दूरी का एहसास होने लगता है। इस वजह से क्या होता है, दोनों आँखें होना ज़रूरी होता है। अगला है 150 नंबर का। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं और रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही बताना है भाई कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा सही? तो देखिए इसका जो सही राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा? डी नंबर का होगा। इसमें क्या लिखा है देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। यानी जो आर नंबर का है, यानी ये कारण आर, रेडियो तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें सभी तरह के विज्ञान के क्वेश्चंस देखने के लिए। और भी आगे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।